का सवाल बहुत सरल सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। आप इसको देखिए, बहुत आसानी से एक बार में समझ में आ जाएगा। बस आपको पूरे फोकस के साथ समझने का प्रयास करना है। आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो सवाल है कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 1 चैप्टर 1 वास्तविक संख्या से लिया गया ये एक सवाल है। सबसे पहले यहाँ पर हमको ये जानना पड़ेगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सा परिभाषा है, सिंपल सा लॉजिक है। जिस संख्या को a बटा b मतलब अंश बटा हर भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परिमेय संख्या कहते हैं। और जिन संख्या को अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं तो वो हो गई हमारी परिमेय संख्या, और अगर हम a बटे b के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वो हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या मतलब जिसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उन संख्याओं को, जिन संख्याओं को अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमको यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि क्या कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के सवाल को सिद्ध करने के लिए हम उल्टा मान के चलते हैं, विपरीत मान के चलते हैं, विरोधाभास मान के चलते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि क्या ये मार्कर है, क्या ये मार्कर है, तो हम इसको ये मान लेंगे कि माना ये मार्कर नहीं बल्कि ये एक कलम है। फिर लास्ट में सिद्ध कर देंगे कि ये कलम नहीं है। तो जब ये कलम नहीं है तो क्या है? मार्कर है। उसी प्रकार हम इसको, आप सवाल को लास्ट में समझिए, पूरा समझ में जाएगा, है ना। तो हमको यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि क्या कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम उल्टा मान लेंगे। इसके विपरीत मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। इसके विपरीत माना कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसके विपरीत मान लेंगे। इसके विपरीत माना कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम क्या मान लेंगे? इसके विपरीत माना कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत माना कि कर्णी 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिए। अब हमने इसको, तो कर्णी 3 को तो हमने परिमेय संख्या मान चुके हैं। कर्णी 3 को हमने क्या मान चुके हैं? कर्णी 3 को हमने परिमेय संख्या मान चुके हैं। अब परिमेय संख्या को तो हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए कर्णी 3 को हमने परिमेय मान लिए है। तो कर्णी 3 बराबर लिख दिया हमने a बटा b अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। क्लियर है? हाँ। a और b यहाँ पर क्या है? a और b सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो समझ लीजिए। जिन संख्याओं में किसी अन्य संख्या, ऐसी दो संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या का भाग न जाए, उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2/3 में ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसमें दोनों का भाग चल जाएगा? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। मतलब 2/3 किसी से भी नहीं कटने वाला, 2/3 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाने वाला। तो जिन संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, उन संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो a और b को हमने क्या मान लिया? सह अभाज्य संख्या है। मतलब कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर देंगे। कर्णी 3 के बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में हम यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। a का गुणा 1 से कर देंगे तो a कम हो जाएगा आपका a, बराबर का हो गया बराबर। और b का मल्टीप्लाई कर्णी 3 से कर देंगे तो b इंटू कर्णी 3 का हो जाएगा b इंटू कर्णी 3। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में हम स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों पर वर्ग कर देंगे। इस तरफ भी वर्ग कर दिए तो यहाँ पर 1 की हो गया, यहाँ पर 1 की घात 2 बराबर का बराबर। ये वाला पक्ष है आपका b कर्णी 3, इस तरफ भी हम वर्ग कर देंगे तो b कर्णी 3 का यहाँ पर हो जाएगा आपका होल स्क्वायर।
अब a की घात 2 का हो गया आपका a की घात 2 बराबर का बराबर। अब इस पूरे कोष्टक का वर्ग है, मतलब कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं है उन सभी संख्याओं का वर्ग होगा। b का भी वर्ग हो जाएगा और करनी 3 का भी वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका बी स्क्वायर का हो गया बी स्क्वायर, और वर्ग से करनी कट गई, वर्ग ने करनी को काट दिया, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा आपका 3 बचेगा। अब अगले स्टेप में ए स्क्वायर का हो गया ए स्क्वायर बराबर का बराबर, 3 को यहाँ लिख दिया मैंने और बी स्क्वायर को मैंने यहाँ लिख दिया, 3 बी की घात 2। अब इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसको हम समीकरण 1 इसीलिए देंगे क्योंकि इसका उपयोग आपका आगे होने वाला है। अब बराबर के इस तरफ 3 जो है वो बी स्क्वायर के गुणे में है, तो हम पक्षांतर करेंगे। तो जब कभी भी पक्षांतर किया जाता है तो बराबर के इस तरफ कोई संख्या अगर गुणे में है, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणे का चिन्ह है। 3 अगर गुणे में है तो पक्षांतर करने में गुणा वाला भाग में जाता है। ए स्क्वायर का हो गया ए स्क्वायर बराबर के इस तरफ 3 बी स्क्वायर के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर इसके बटे में, बराबर का बराबर बी स्क्वायर का हो गया बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का हो गया आपका बी स्क्वायर बराबर का बराबर ए स्क्वायर बटे 3 का हो गया ए स्क्वायर बटे 3, मतलब इसको इस तरफ लिख दिया मैंने और इसको मैंने इस तरफ लिख दिया। अब एक प्रमेय होता है, अगर ए की घात 2 में 3 का भाग जाता है तो ए में भी 3 का भाग जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर 9 की घात 2 में 3 का पूरा भाग चला जाता है, क्या बोला मैंने, 9 की घात 2 में 3 का पूरा भाग चला जाता है तो 9 में भी 3 का भाग चला जाएगा। ये होता है गणित का नियम। अगर 9 की घात 2 में 3 का भाग जाता है तो 9 में भी 3 का भाग चला जाएगा। उसी प्रकार अगर ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो ए में भी 3 का भाग चला जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर यदि 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। यदि ए स्क्वायर में 3 का भाग जाता है मतलब कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा, मतलब कि ए स्क्वायर में अगर 3 का भाग जाता है तो ए में भी 3 का पूरा भाग चला जाएगा। अब देखिए, अब मान के चलो कि 9 में 3 का पूरा भाग जा रहा है, तो काटो भला, 3 एक कम 3 और 3 तिया 9, रफ में समझा रहा हूँ। अगर 9 स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 9 भी 3 से विभाजित होगा, मतलब कि यानी ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा। तो काटो, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, मतलब कितने बार भाग गया, 3 बार भाग गया। 9 में जब हमने 3 का भाग दिया तो कितने बार भाग गया, 3 बार भाग गया। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, क्योंकि 3 बार में कटा ना। 9 का हो गया 9, 3 का हो गया 3, कितने बार में भाग गया, 3 बार में। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3। जिस प्रकार हम 9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार हम ए को 3c लिख सकते हैं, क्योंकि ए में भी 3 का भाग जा रहा है। आप सिर्फ इतना याद रखो, अगर ए स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो ए में भी 3 का भाग जाएगा। अगर ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो ए भी 3 से विभाजित होगा, यानी कि ए बराबर हो जाएगा आपका 3c। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 3c। ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 3c, इतना याद रखना है। क्योंकि जब ए में 3 का भाग जा रहा है, ए में 3 का भाग जा रहा है तो ए को लिख सकते हैं ए बराबर 3c। कितने बार में भाग गया, c बार में भाग गया। ए बराबर लिख देंगे 3c, क्योंकि ए में 3 का भाग जा रहा है तो हम वहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 3c। क्योंकि ए स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है मतलब ए में भी 3 का भाग जाएगा, यानी कि 9 स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है, एग्जाम्पल के 9 ले लिया मैंने, तो 9 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। उसी प्रकार जब ए स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो ए में भी 3 का भाग जाएगा, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं 3c। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर समीकरण 1 को माना था। अब यहाँ पर लिखेंगे तब समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 को उठा के लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है आपका, ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिख लिया ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। अब ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर आपका 3c है। ए का मान कितना है, ए बराबर यहाँ पर आपका 3c है। ए का मान यहाँ पर आपका 3c है, तो ए का मान रख देंगे 3c। ए के स्थान पर ए का मान 3c के बराबर है, तो ए का मान रख देंगे यहाँ पर हम 3c। घात 2 का हो जाएगा यहाँ पर आपको घात 2 बराबर का बराबर 3b स्क्वायर का हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर। अब इस कोष्टक का पूरा वर्ग है तो यहाँ पर हम वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणा 3, और 3 का वर्ग 3 गुणा 3, 3 तिया होता है आपका 9। c स्क्वायर का हो गया c स्क्वायर बराबर का बराबर। इसके बाद 3b स्क्वायर का हो जाएगा आपका 3b स्क्वायर। अब
बराबर किस तरफ 9 जो है वो सी स्क्वायर के गुणे में है, तो पक्षांतर कर देंगे तो 9 आपका बटे में चला जाएगा। तो सी स्क्वायर का होगा सी स्क्वायर बराबर का बराबर 3b स्क्वायर का होगा 3b स्क्वायर बराबर किस तरफ 9 जो है वो सी स्क्वायर के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पर आपका बटे में। अब काट देंगे, सी स्क्वायर का होगा आपको सी स्क्वायर बराबर का बराबर 3 एकम 3 और 3 तिया 9, बी स्क्वायर का होगा बी स्क्वायर और बटे में 3 एकम 3 3 तिया 9, यहाँ पर आपका सिर्फ कितना बचा 3 बचा। अब उसी प्रमेय से यदि बी स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो बी में भी 3 का भाग जाएगा। अगर बी स्क्वायर में 3 का भाग जाता है, यदि बी स्क्वायर 3 से विभाजित होता है तो बी में भी 3 का भाग जाएगा, मतलब तो बी भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर है? नियम क्या बोलेगा, अगर बी स्क्वायर में 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भैया ए भी 3 से विभाजित होगा, जो ए है ए भी 3 से विभाजित होगा, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि बी भी 3 से विभाजित होगा, और बी भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ए में ए भी 3 से विभाजित होगा, मतलब कि ए में भी 3 का भाग जाएगा और बी में भी 3 का भाग जाएगा, मतलब ए भी 3 से विभाजित होगा और बी भी 3 से विभाजित होगा, मतलब ए में भी 3 का भाग जाएगा और बी में भी 3 का भाग जाएगा। लेकिन शुरुआत में तो हमने ए और बी को से अभाज्य माना था कि भैया ए और बी से अभाज्य है, मतलब कि ए और बी में किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब इसको हम आगे हल कर रहे हैं तो हमको ये प्राप्त हो रहा है कि ए में भी 3 का भाग जाएगा और बी में भी 3 का भाग जाएगा। जब ए में भी 3 का भाग जाएगा और बी में भी 3 का भाग जाएगा तो फिर ये सह अभाज्य होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि सह अभाज्य की परिभाषा क्या होती है? सह अभाज्य की परिभाषा होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाए। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि भैया ए भी 3 से विभाजित होगा और बी भी 3 से विभाजित होगा, मतलब कि इन दोनों में 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जो बातें हैं एक दूसरे का विरोध कर रही है, एक दूसरे के विपरीत बात कर रही है। हमको यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना, है ना। यानी कि ए और बी, ए में भी 3 का भाग जाएगा और बी में भी 3 का भाग जाएगा, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि ए में भी 3 का भाग जा रहा है और बी में भी 3 का भाग जा रहा है, मतलब ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर आपका क्या है? 3 है। जब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है तो भैया सहअभाज्य होगी क्या? नहीं होगी। मतलब अतः इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहअभाज्य। हमने शुरुआत में जो माने थे कि ए और बी सहअभाज्य है, ये बात उस बात का विरोध कर रही है ना, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इन दोनों में अगर 3 का भाग जाएगा तो ये सहअभाज्य रहेगी क्या? नहीं रहेगी। अब दोनों बात एक दूसरे का विरोध कर रही है, तो विरोध कब होता है? जब हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं तभी विरोध होता है। तो हमने यहाँ पर क्या गलती करे है? हमने यहाँ पर ये गलती करे है, हमने शुरुआत में जो कल्पना करे थे कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, वो हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना करे थे, वो हमने गलत माने थे, है ना। ये विरोधाभास इस त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। हमने जो माने थे कि कर्णी 3 परिमेय संख्या है वो हमने गलत माने थे, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों बातें एक दूसरे का विरोध कर रही थी। हमने जो माने थे कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है वो हमने गलत माने थे। तो जब कर्णी 3 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? तो अतः कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब कर्णी 3 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अतः कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या। जब परिमेय नहीं है तो क्या होगी? जब ये भैया कलम नहीं तो क्या बचेगा? मार्कर ही रहेगा। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सवाल समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर से पूरा देखना और कॉपी में नोट कर लेना।